तौबा कर लेता था। ये फितरत रही। वो कार्टून देखा तो मुझे लगा ये तो मैं भी कर सकता हूँ। हमारे 7 जहाज थे दादा हुजूर के। जे में जाओ, वो ही तुम्हारी सही जगह है। साइलेंट कार्टून जो देखेगा, जरा भी उसमें अक्ल होगी तो समझेगा और मुस्कुरा देगा। नया नाम है आबिद सुरती। वो उछल पड़ी एकदम से। मुझे पता चला कि उन्होंने मुझे गिनी पिग बनाया था। गिनी पिग एक पन्ना आया, वो कॉमिक था मिक्की माउस का। के लोग और आज के लोग में कितना बड़ा फर्क है। मीठी मीठी गोलियां लेके बेचने के लिए बैठता था, पर मैं सोता था। कि हमारे पास समय काफी है, इसलिए मैं थोड़ा विस्तार से बता रहा हूं। मैं चरखा मूवमेंट शुरू की थी। अडानी अंबानी जो है, वो स्टेटस हमारा था सूरत शहर में। है तो बहादुर का एक सर है, तो बॉडी के चेस्ट कितनी चौड़ी होगी, बॉडी कितनी फीट लंबी होगी, वो आप सभी का स्वागत है हमारे पॉडकास्ट के इस खास एपिसोड में। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है जो एक मशहूर लेखक, कॉमिक्स कलाकार और पर्यावरण प्रेमी है। उन्होंने अपने करियर में साहित्य और कॉमिक्स की दुनिया में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उनकी रचनाएं जैसे डब्बू जी और बहादुर भारतीय कॉमिक्स को एक नई पहचान दी और लाखों लाखों पाठकों के दिलों में जगह बनाई। साहित्य में उनकी उपलब्धियां भी कमाल की हैं। उनकी कहानी और उपन्यास ने समाज के अलग अलग पहलुओं को सामने लाए और हमें सोचने पे मजबूर किया। इसके अलावा वो ड्रॉप डेड फाउंडेशन के जरिए पानी बचाने के प्रति लोगों को जागरूक करने में भी जुटे हुए हैं। तो चलिए हम सब मिलकर स्वागत करते हैं इस खास व्यक्ति श्री आबिद सुरती जी का। वेलकम टू द नमस्ते पॉडकास्ट सर। सर। नमस्कार सर। नमस्कार। सर आपको इस पॉडकास्ट में पाके आज मतलब वी ऑल आर फीलिंग वेरी ब्लेस्ड बिकॉज यू आर अ लिविंग लेजेंड इन इटसेल्फ। मतलब जो इंडियन कॉमिक्स का मतलब एक वी कैन से हमारे सामने आज इंडियन कॉमिक्स की पूरी पूरी हिस्ट्री बैठी हुई है। सो थैंक्स फॉर एग्रीइंग टू कम ऑन आवर पॉडकास्ट एंड सर यू आर बेसिकली ऑनरिंग अस बाय योर प्रेजेंस हियर। थैंक्स अ लॉट। मतलब जितने भी कॉमिक्स फैन हैं और इंडियन कॉमिक्स फैन हैं स्पेशली जिन्होंने बहादुर से मतलब हम सब लोगों की जो कॉमिक्स की एक मेमोरी होती है वो बिल्कुल बहादुर से शुरू होती है। तो मतलब सर मतलब हम लोगों की जो जनरेशन मतलब इफ यू लुक एट कॉमिक्स, हमारी कॉमिक्स जो पहली कॉमिक्स याद आती है मोस्टली हम लोगों को या फिर बहादुर याद आती है या प्राण सर के चाचा चौधरी याद आते हैं। उसके दैट इज आवर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आवर कॉमिक्स। सो यू एंड प्राण सर वर आर लेजेंड्स, मतलब जो है हमारे मेमोरेबल। एंड सर थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड blessing us by being here, sir. इट्स माय प्लेजर। आई एम जस्ट वंडरिंग कि मेरी पॉपुलैरिटी इंडिया से बढ़कर कहाँ कहाँ पहुंची हुई है। इट फीलिंग सो हैप्पी अबाउट इट। थैंक यू सर। आपका Sir, काम ही बोलता है तो मतलब मुझे लगता है कि आपने सिर्फ कॉमिक्स ही नहीं बाकी आपने कई सारे उपन्यास भी लिखे हुए हैं और भाषाएं भी अलग-अलग, जैसे हिंदी में भी, इंग्लिश में और गुजराती में भी आपने काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो आप कॉमिक्स जगत में भी उतने ही फ़ेमस हैं जितने कि आप साहित्य जगत में फ़ेमस हैं, या वाइस वर्सा। जी। सो आबिद सर वैसे तो सभी जानते हैं, एक बड़ा नाम है कॉमिक्स इंडस्ट्री में, बट फिर भी आबिद सर थोड़ा सा आपके बचपन के बारे में बता सकेंगे हम लोगों को कि कहाँ आप बड़े हुए और उस टाइम पे आप कुछ मैगजीन पढ़ते थे या कॉमिक्स पढ़ते थे नॉट फिर, क्योंकि वो इतनी पुरानी चीज है, हिस्ट्री है हमारे लिए। उस टाइम पे क्या आता था, क्या आपको मोटिवेट किया कि आप कॉमिक्स में जाएं, तो इसके ऊपर थोड़ा सा ब्रीफ में हम हमको और हमारी ऑडियंस को बता पाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। वैसे तो कहने के लिए काफी कुछ है, लेकिन अभी फोकस करते हैं बचपन के दिनों पर। हम लोग सूरत शहर के रहने वाले मल्टी बिलियनर। आज जो अडानी अंबानी जो है, वो स्टेटस हमारा था सूरत शहर में। लेकिन किस्मत ने जब पलटी खाई तो सीधे फुटपाथ पर आ गए।
ये तब की बात है जब इंडिया भारत पाक विभाजन होने वाला था। 47 से पहले ये हवाएं चली थी कि भाई दो टुकड़े होने वाले हैं और एक टुकड़ा जो है वो हिंदुस्तान कहलाएगा, यानी कि वो हिंदुओं का मुल्क होगा, और एक टुकड़ा पाकिस्तान कहलाएगा जो मुसलमानों का मुल्क होगा। तो मुसलमान सारे कंफ्यूज थे इसके अंदर कि अब जाए ना जाए क्या करे। हम लोग माइग्रेट करके प्री पार्टीशन सेकंड वर्ल्ड वॉर का पीरियड था और सूरत शहर से काम की तलाश में भी मुंबई आ पहुंचे। एक मकसद ये भी था परिवार का कि अगर पाकिस्तान जाना हुआ तो बंबई शहर से जहाज चलते थे। ये जहाज जो थे वो एक दिन या 2 दिन में आपको कराची पहुंचा देते थे। तो ये बड़ा आसान था कराची जाना अगर मौका आया तो। लेकिन करीब करीब सभी के डिसीजन ये थे, हम कुंभा पूरा था, सभी के डिसीजन ये थे कि भाई चलो यहाँ कोई रिस्क फैक्टर बहुत बड़ा है इधर भारत में रहने में, और हम पाकिस्तान ही चलते हैं। अब ये सब बातें चल रही थी कि मेरी दादी अम्मा जो थी वो कांग्रेसी थी। उन्होंने सूरत शहर में चरखा मूवमेंट शुरू की थी और कई मुस्लिम महिलाओं को जोड़ा था। और दादी अम्मा की जो कमाई जिंदगी भर की थी वो ये थी कि जब उन्हें पता चला सूरत शहर में कि गांधी जी दांडी यात्रा के लिए निकले हैं और सूरत शहर से जाएंगे, गुजरेंगे दांडी पहुंचने के लिए, तो दादी अम्मा सवेरे 4 बजे उठकर 5 बजे सड़क पर खड़ी हो गई। वहां काफी भीड़ थी, लोग कतार में खड़े हुए थे गांधी जी के दर्शन के लिए। इन सब के बीच में एक मुस्लिम महिला जो भीड़ में अकेली तन्हा खड़ी हुई है, तो उनका बयान जो है वो भी काफी दिलचस्प है। और चूंकि हमारे पास समय काफी है इसलिए मैं थोड़ा विस्तार से बता रहा हूं कि दादी अम्मा कतार में खड़ी थी, ये उनकी जिंदगी की कमाई का एक हिस्सा था और इंतजार था गांधी जी का। तो उन्होंने देखा, ये उन्होंने जो ये दादी अम्मा ने जो हमें सुनाया, तो दादी अम्मा ने जो देखा कि दूर से गांधी जी दौड़ते हुए आ रहे थे। उनका कहने का मकसद ये था कि वो चल रहे थे, उनकी स्पीड इतनी तेज थी कि उसके पीछे उनके भक्त लोग दौड़ते हुए आ रहे थे। लेकिन जब गांधी जी करीबन 20 फीट दूर थे और उन्होंने दादी अम्मा को देख लिया, तो दादी अम्मा कहती है कि उनकी गाड़ी जो थी स्पीड में जो चले आ रहे थे सडनली ब्रेक लग गई और फिर धीरे 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 गांधी जी चलते हुए हमारे पास आए और नमस्कार करते रहे करीबन 10-15 सेकंड तक, मुस्कुराते रहे और फिर आगे बढ़ गए। तो ये हमारी दादी अम्मा की कमाई। जब भी कोई मेहमान घर आता था तो दादी अम्मा ये किस्सा जरूर सुनाती थी। अब तब हमारी हालत क्या थी, हम माइग्रेट करके सूरत से बंबई में डोंगरी इलाका जो बड़ा जग मशहूर था, करीम लाला वहां पैदा हुआ, हाजी मस्तान वहां पैदा हुआ, ऐसे बड़े बड़े डोंग, यूसुफ खान, और कतार थी माफियाओं की। यानी कि बंबई में ये स्मगलिंग का और माफियाओं का जो काम जो था उसकी नींव डोंगरी पर पड़ी। और वही हम लोग एक रहने के लिए, हमारे पास जगह बहुत कम थी, एक चौल में एक छोटी सी कैबिन मिल गई थी, कैबिन स्पेस, एक जिसे बम्बई की जबान में खोली कहते हैं।
इस खोली में महिलाएं, लेडीज सोती थी रात में, और हम मर्द लोग, बच्चे लोग सब फुटपाथ पे सोते थे। हालात इतने बुरे थे, पानी की किल्लत। सवेरे 4-5 बजे पब्लिक टैप जो नल था सरकारी, उसमें आधे घंटे के लिए कुछ 5:30-6 बजे पानी आता था, और कतार लगना शुरू हो जाती थी 4 बजे से। तो मेरी अम्मी जाती थी तो मुझे भी साथ ले जाती थी, कभी कभी उठाकर, चल ले ले एक बकेट तू भी उठा ले। तो पानी की किल्लत की शुरुआत भी यहाँ से मैंने देखी। एक एक बूंद के लिए, एक एक बकेट के लिए क्या क्या लड़ाइयाँ होती थी। और लड़ाई भी ऐसी होती थी कि बकेट उछलने लगते थे। और इस लड़ाई इतनी खींचतान होती थी लड़ाई की कि किसी को पानी मिलता ही नहीं था, क्योंकि आधे घंटे के बाद पानी चला जाता था। इन हालातों में मैं अब अपने पराराओं के फुटपाथ पर मैं सोता था, और घर की हालत भी इतनी बुरी थी कि खाने के लाले थे। तो मैं जो था वो खट्टी मीठी गोलियां लेके बेचने के लिए बैठता था, और शाम में और 4-5 बच्चे जो थे हमारी तरह, याद रहे कहां से उतरकर हम कहां पहुंचे थे, हवेली से निकलकर फुटपाथ पर आ गए थे। तो फुटपाथ पर खट्टी मीठी गोलियां बेचने के लिए बैठते थे। मुझे वो इंसिडेंट भी याद आ रहा है कि हमारे 7 जहाज थे दादा हुजूर के, सूरत शहर में, और उसी की जो कमाई थी। तो जब जहाज किस्मत ने पलटी खाई तो जहाज डूबने लगे, एक के बाद एक। 1 साल में सारे के सारे 7 जहाज गए पानी में, और एक बड़ी मीटिंग बुलवाई थी। ये किस्सा मैं इसलिए सुना रहा हूं कि उस दौर के लोग और आज के लोग में कितना बड़ा फर्क है, ये आपको इससे समझ में आएगा। अब जहाज डूब गए। जिन लोगों ने दादा हुजूर की कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था, पैसे लगाए थे, शेयर खरीदे थे, वो सब के सब कतार लगा के आने लगे। तो दादा दादा हुजूर ने एक मीटिंग बुलवाई परिवार के सदस्यों की, और ये कहा कि देखो हालात ये है, हमारे पास कर्ज चुकाने के लिए एक ही रास्ता है कि बहुओं के गहने सब चले जाएंगे, ये हवेली भी बिक जाएगी, और हम फुटपाथ पर आ जाएंगे अगर हम सबका कर्ज चुकाते हैं तो। और अगर नहीं चुकाते हैं तो दिवालिया घोषित कर दो। तो सब चिल्लाकर बोले नहीं, दिवालिया कभी कबूल नहीं करेंगे, चाहे हम सब बिक जाए। ये फर्क बता रहा हूं उस दौर के लोग और इस दौर के लोग। तो दादा हुजूर ने फिर गहने बहने जो कुछ था बेच बाच के, जो थोड़े पैसे बचे थे उससे वहां से फिर कुछ छोटे मोटे काम शुरू करने की कोशिश की। कुछ हुआ नहीं, उनका स्वर्गवास हो गया। पापा की हालत इतनी बुरी हो गई कि उन्होंने खटिया पकड़ ली। तो फिर हम सब माइग्रेट करके बंबई आए। ये सेकंड वर्ल्ड वॉर तब की बात। अच्छा, ये किस्सा तो यहाँ खत्म हो गया। अब हम फुटपाथ पर जी रहे थे, और मैंने बताया कि हम खट्टी मीठी गोलियां बेचते थे, कुछ चिक्की बेचते थे, जो कुछ छोटी मोटी चीजें मिलती थी बंबई में। और ये होता था कि फिर इसमें उसमें भी कोई इतनी इनकम नहीं हो रही थी। कमाने वाले सिर्फ पापा जो थे वो, उन्होंने तो खटिया पकड़ ली थी। 2 चचा थे, वो करीबन टीनेजर्स थे। मैं जो था वो स्कूल में था। इन हालातों में कमाने वाली मेरी अम्मी थी, जो घर घर में जाकर झाड़ू पोछा करती थी।
तो आज घर में बाइयां काम करने आती है, जैसे बंबई में मैं देखता हूँ, पता नहीं कनाडा में क्या हाल है। तो मेरी अम्मी घर घर जाती थी, घर घर काम करती, लेकिन उसने अपनी जिंदगी में एक बढ़िया काम वो किया कि मुझे मार मार के स्कूल भेजा कि जाओ पढ़ो, पढ़ोगे तो कुछ करोगे। लेकिन हालात ऐसे थे, स्कूल भी जाते थे, खट्टी मीठी गोलियां भी बेचते थे। और फिर एक और एलिमेंट जुड़ गया मेरे साथ, मेरे ग्रुप के बच्चे, उन्होंने ये रास्ता निकाला कि भी अगर हम कटोरा लेकर भीख मांगने निकलते हैं तो काफी कुछ पैसे मिल सकते हैं। तो हम लोगों ने मीटिंग, जो बच्चे सब मिले थे, तो मैंने कहा कि भाई कटोरा लेकर निकलेंगे, लेकिन कहाँ से पैसे मिलेंगे। तो उन्होंने भी, एक जो सबसे बड़ा बच्चा था उसने कहा कि बंबई में डॉक एरिया में विदेशी सैनिक भर भर कर जो आते हैं जहाजों में, वो वहां से एक छोटी सी ट्रेन चलती है, जैसे पहाड़ पर जो ट्रेन कैसे चला करती है, या बम्बई में मिसाल दूं तो बम्बई में माथेरान है, यस सर। माथेरान जाने के लिए ऐसी ट्रेन धीमी धीमी चलती है, धीरे 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 ऊपर चढ़ती जाती। बिल्कुल उसी तरह एक ट्रेन जो है डॉक एरिया से चलती थी, जिसमें सारे विदेशी सैनिक, गोरे सैनिक और काले सैनिक यानी कि अफ्रीकन भी उसमें होते थे। वो डॉक एरिया से निकलकर विक्टोरिया टर्मिनस, आज का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, वहां तक वो ट्रेन आती थी, जहां से ये सैनिक बैठकर कलकत्ता, बर्मा, वहां से आगे बढ़ जाते थे। और उस ट्रेन के साथ हम बच्चे कटोरा लेकर दौड़ते थे। हमारे हमारी जबान पर रहता था, सर सर $1 दीजिए, सर एक सैंडविच दीजिए, सर एक चॉकलेट फेंकिए। ट्रेन के साथ हम दौड़ते थे और वो लोग कुछ न कुछ फेंकते थे तो सब टूट पड़ते थे बच्चे। एक बार एक सैनिक ने कॉमिक फेंका, कॉमिक फेंका तो सारे बच्चे टूट पड़े, सोचा अंदर कुछ होगा, कुछ चॉकलेट होगी, या तो सारे छीना झपटी शुरू हो गई। किसी के हाथ में 4 पन्ने आए, किसी के हाथ में 2 पन्ने आए, मेरे हाथ में 1 पन्ना आया। वो कॉमिक था मिक्की माउस का। ये मेरा पहला परिचय कॉमिक के साथ। उस दौर में बम्बई में मेरे सामने कभी भी कोई कॉमिक आया नहीं था, कॉमिक की कोई मार्केट नहीं थी। जो लोग विदेश जाते थे वो लोग शायद लेकर आते होंगे, तो रईस इलाकों में कभी कभी कॉमिक देखने को मिलता था। लेकिन मेरे हाथ में पहली बार मिक्की माउस आया और मैं सोचने लगा, मुझे लगा कि ये तो मैं बना सकता हूँ, ये तो तो मैं सर भी कर सकता। थोड़ा सा जी, रुकूंगा आपको। तो ये 1947 के अराउंड की बात है या उसके बाद की 42, बात है ये? 42 वर्ल्ड वॉर 2। 47 के पहले, पहले? वर्ल्ड वॉर 2। 1935 में जन्म, हम्म। सेकंड वर्ल्ड वॉर जो 45 है, के अराउंड। 45 में तो एंड हुआ वर्ल्ड वॉर हम्म। का, शुरुआत 41 से 42। 39, 41, 42, ये तब की बातें हैं सारी, ट्रेन वाली तो बात। 7-8 साल के थे आप उस समय बेसिकली, जब आपके बिल्कुल वही हाथ में? 6-7 साल बच्चे थे हम लोग, मुझे इतना हम्म। याद है अभी। आप हम्म। गणित लगा लो, मुझे वर्ल्ड वॉर याद है। ठीक है सर, कंटिन्यू, सॉरी। हाँ। नहीं नहीं, इट्स ओके। ये तो हम कटोरा लेके घूमते थे, मेरे हाथ में कॉमिक का 1 पन्ना आ गया, यानी भीख में कॉमिक का 1 पन्ना मिला, और मैं उसकी नकल करने बैठ गया मिकी माउस की। करते करते मैं बनाता गया मेरी नोटबुक के अंदर, और करीबन 30-40 स्केच बना डाले मिकी माउस के। ये कोई अंतर प्रेरणा कहेंगे या इस दौर में क्या कहेंगे, इनबिल्ट मैकेनिज्म जो होता है हमारे, जैसे कहते हैं ब्लड में था ये ड्राइंग बनाना। तो इसी वजह से मुझे लगा ये तो मैं भी बना सकता हूँ।
और मैंने जो नकलें बनाई उसकी, उससे मुझे एक बड़ा फायदा ये हुआ कि मिकी माउस का जो स्ट्रक्चर जो है, कॉमिक बनाने के लिए हमें स्ट्रक्चर एक बनाना पड़ता है। जैसे बहादुर है तो बहादुर का एक सर है, तो बॉडी के चेस्ट कितनी चौड़ी होगी, बॉडी कितनी फीट लंबी होगी, वो सारा सर, 5 सर, 6 सर, 7 सर, इस तरह का हमारा गणित हुआ करता था। तो मिकी माउस का गणित मेरी समझ में आ गया, तो फिर मैंने ओरिजिनल कार्टून बनाने शुरू किए। अब ओरिजिनल बनाने शुरू किए तो मैं आऊंगा, पहला ओरिजिनल कार्टून लेकर बेचने कब निकला था। उससे पहले एक छोटा सा किस्सा ये बता दूं कि हम कुंभे के साथ आए थे, पूरा परिवार कुंभा आया था, और पाकिस्तान जाने की सबकी जिद जो थी, और सब तैयारी कर रहे थे कराची जाने के लिए। तो मेरी दादी अम्मा, जिसके बारे में मैंने कहा कि वो कांग्रेसी थी, उन्होंने पैर पटक दिया, बोले जिसको जाना है पाकिस्तान जाए, ये धरती जो है इसे आप हिंदुस्तान कहो, पाकिस्तान कहो, इंग्लिस्तान कहो, कुछ भी कहो, ये मेरी माँ है, मैं यहीं जीऊंगी और यहीं मरूंगी। अब ये बड़ा टेंशन शुरू हो गया, तो करीब करीब सारा कुंभा चला गया और 4-5 लोग बच गए, जिसमें मेरी अम्मी थी, मेरे 2 चचा थे जो मैंने बताया। अब हम आते हैं कॉमिक्स पर, जो मिकी माउस का मिला था। उसी दौर में कुछ किस्मत ने ऐसी पलटी खाई मेरी पर्सनल लाइफ में कि 3 बुजुर्ग मेरे दोस्त बन गए। ये 3 बुजुर्ग में से एक थे RJ चीनवाला, रहमतुल्लाह जे चीनवाला, वो फोटोग्राफर थे। दूसरे थे मुश्ताक जलीली, जो बॉलीवुड के स्क्रिप्ट राइटर थे। और तीसरे थे यूसुफ धाला, जो पेंटर थे। ये बड़ी अजीब सिचुएशन में ये तीनों से मेरी मुलाकात हुई। वो ऐसे कि स्कूल में मेरी बगल में एक लड़का बैठता था, वो देखा करता था कि मैं कुछ स्क्रिबलिंग किया करता हूँ, डूडल बनाया करता हूँ, डूडलिंग और ये सब करते रहता हूँ। तो उसने मुझसे कहा कि अरे ये क्या छोटे छोटे बना रहे हो, हमारे पड़ोस में तो एक आर्टिस्ट रहता है, वो इतने बड़े पेंटिंग बनाता है। तो मुझे क्यूरियोसिटी मेरी बड़ी, मैंने कहा तो यार मुझे दिखा, वो देखना है मुझे। वो तो कि चलना शाम में मेरे साथ। तो शाम में मैं उसके साथ गया, तो यही RJ चीनवाला, मिस्टर चीनवाला कहेंगे, चीनवाला का बहुत बड़ा फ्लैट था, बड़ा दरिया दिल शख्स था वो। और उसे पता चलता था कि कोई चित्रकार कहीं झोपड़पट्टी में रहता है तो पकड़ कर लेकर आएंगे अपने फ्लैट में, कहेंगे ये कमरा तुम्हारा है, आज से तुम यहाँ काम करोगे। इसी तरह उनको वो यूसुफ धाला पेंटर मिला था। इसी तरह मुश्ताक जलीली, जो राइटर थे और बॉलीवुड के स्ट्रगलर थे, वो एक प्रेस में पूरा दिन तो जाते थे प्रोड्यूसरों की ऑफिस में कहानी सुनाना, इसको सुना उसको सुना, और रात में सोने के लिए तब उनको जगह मिलती थी प्रेस में, जब प्रेस बंद होता था। तो एक सीढ़ी के नीचे चटाई बिछाकर वहां सोते थे। हमारे चीनवाला साहब को पता चला कि एक राइटर है वो, उसकी ये हालत है, उसको भी पकड़ कर लेकर आए थे अपने फ्लैट में। तो इस तरह तीनों, RJ चीनवाला, ये यूसुफ दाला और मुश्ताक जलीली, तीनों के कांटेक्ट में एक साथ आ गया। और RJ चीनवाला जो थे, सॉरी मेरी जबान पर RJ बैठ गया है, जो RJ चीनवाला जो थे वो साइकेट्रिस्ट भी थे। और बाद में मुझे पता चला कि उन्होंने मुझे गिनी पिग बनाया था। गिनी पिग से मेरा मतलब है कि मेरा ऑब्जर्वेशन किया करते थे कि मैं कैसे बैठता हूँ, कैसे चलता हूँ,
कैसे हंसता हूँ, और सारे नोट्स लिखा करते थे वो। तब मुझे कुछ पता समझ में तब नहीं आया, बाद में मेरे ही समझ में आया कि किस तरह उन लोगों ने मुझे समझकर कैसे गाइड किया। अब आते हैं पहले कार्टून पर। पहले पहले मैं तो कार्टून अब जब भी बनाता था तो वहीं उनके घर चला जाता था, चिनवाला साहब के घर चला जाता था। वहां मुझे दे यूज्ड टू ट्रीट मी लाइक देयर ओन सन। इतना प्यार करते थे। चिनवाला साहब की बीवी जो थी वो मेरे लिए दूध का कुछ हलवा बनाकर या कुछ ये दूध की कोई ड्रिंक बनाकर मेरे लिए हमेशा लाती थी। यानी आई यूज्ड टू फील सो प्राउड एंड सो हैप्पी। अब ये तब उसी दौर की बात है कि मेरे कार्टून में बनाता था तो अप्रूव करवाने के लिए वहां जाता था, तो उन लोगों ने कहा ये तो बिक सकते हैं, अब जो तुम बना रहे हो तो तुम बेच सकते हो। अब सवाल ये था कि बेचने के लिए मैं कहाँ जाऊं, और जाऊं तो कैसे बेचूं। कुछ फल बेचने हैं, जैसे सिक्की बेचनी है या खट्टी मीठी गोलियां, तो मैं जानता हूं कि क्या आवाज लगानी होती है बच्चों को देखकर। और अब ये कार्टून बेचने के लिए क्या किया जाए। फिर मैंने धीरे धीरे इन्वेस्टिगेट किया और मुझे सोर्स मिला कि हमारे डोंगरी इलाके से, जो तब करीम लाला का इलाका कहलाता था, वहां से टाइम्स ऑफ इंडिया प्रेस 10 मिनट के फासले पर है, पैदल जाओ तो। लेकिन अब जाऊं और कैसे मिलूं, ये सारे सवाल मेरे जहन में उठ रहे थे कि एक दिन ऐसा आया, मैं स्काउट में भी था, स्काउट ज्वाइन कर लिया था, और स्काउट में एक दिन होता था जिसे खरी कमाई डे, इस ये उसकी टैगलाइन थी। उस रोज सारे बच्चे कमाई करके लाएंगे और वो पैसा लाकर अम्मी के चरणों में रखेंगे और कहेंगे अम्मी खाना दो। ऐसा गजब का ये था, पता नहीं बाद में किसने इसको बंद कर दिया स्काउट के अंदर से। इसी ने मुझे हिम्मत दी, तो मैंने स्काउट का ड्रेस पहना, सीटी लगाई और गले में स्कार्फ बांधा, सारा ब्राउन कलर का सब खाकी, और मैं पैदल चला और टाइम्स ऑफ इंडिया के गेट पर गुरखा बैठा हुआ था। अंदर जाने की हिम्मत नहीं थी, तो मैंने गुरखे से कहा भैया जरा मुझे मिलना है, साहब से मिलना है, ये कुछ लाया हूं। तो गुरखे ने कहा, वो लंबा गलियारा था, कहा जाओ सीधे चले जाओ अंदर, और वो जो कैबिन दिखाई दे रही है ना, उसको धक्का मारो और अंदर घुस जाओ। और आज के दौर में सोचिए, आपसे भी मिलना हो तो मुझे कितने अपॉइंटमेंट चलते हैं। चलिए, अब यहाँ से मैं कार्टून लेकर मैं गया टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर, उस दौर के, यानी प्री पार्टीशन, और उसके सामने बोलने की तो हिम्मत थी नहीं, और मैंने रख दिए। पहले तो उनकी समझ में नहीं आया कि स्काउट में कुछ चंदा मांगने आया है या क्या है। तो 2 मिनट तो देखता रहा, फिर उसने उठाकर वो मुस्कुराया। मैंने कहा बात बन गई। सर वही तो बात आपने कह दी, हंसा तो फंसा। सही बात। तो अच्छा, वो कार्टून जो था, तब लक्ष्मण भी टाइम्स ऑफ इंडिया में जुड़े हुए थे और उन्होंने पॉकेट कार्टून शुरू किए थे, यू सेड इट करके, टाइम्स ऑफ इंडिया में। ये तब की बात है कि मेरा कार्टून जो था वो भी 1 फ्रेम, सिंगल फ्रेम। सिर्फ फर्क इतना था कि लक्ष्मण के कार्टून में टेक्स्ट आता था, मेरे कार्टून में देयर वाज नो टेक्स्ट। साइलेंट कार्टून, जो देखेगा जरा भी उसमें अक्ल होगी तो समझेगा और मुस्कुरा देगा।
उसका आइडिया ये था कि बस स्टॉप है, बस स्टॉप पर एक पैसेंजर खड़ा हुआ है और बस का इंतजार है उसको, उसके बगल में एक जेब कतरा खड़ा हुआ है और पीछे बोर्ड लगा हुआ है, बस स्टैंड के अंदर की साइड में बोर्ड लगा हुआ था, जेब कतरों से सावधान। सावधान। तो जेब कतरा उससे कहता है देख उधर क्या लिखा है, और दूसरे हाथ से उसकी जेब में, तो नो डायलॉग। और तो इस कार्टून सर के बाद, हाँ जी, सर सॉरी टू इंटरप्ट, तो इसमें मैं शायद ये सवाल मेरा जल्दी भी आ रहा हो, आप शायद इसके बारे में बताएं, लेकिन मेरी क्यूरियोसिटी इतनी है कि आप बता रहे होंगे कि जब आप बहुत ही यंग एज में थे, तो आपको कार्टून जब आप बना करके देते थे, तो खाली पेंसिल करके देते थे या पूरी इंकिंग के साथ करके देते थे आप? कैसे? देखो मैंने कहा न, चिनवाला साहब के घर जाता था मैं, तो वहाँ वो चित्रकार से मेरी लिंक बनी थी, हुँ, यूसुफ दाला, वो मेरे गाइड बन गए थे। उन्होंने मुझे वो पेन भी दी थी, कलम और अच्छा। ब्लैक इंक की एक छोटी सी शीशी दी थी। बोले इससे हुँ, वर्कआउट करो। एक ब्रश भी दी थी, बोले जो भी ठीक लगे, चाहे वो निब वाली पेन से या ब्रश हुँ, से। तो ब्रश मुझे से। वो पेन हुँ, से अच्छा लग गया। उस पेन के लिए कोई स्पेशल वर्ड है, मैं भूल रहा हूँ। एनीवे, तो वो रोटरी लिंक पेन, थी। और हाँ, सेम सेम, रोटरी रोटरी, पेन। हुँ, रोटरी पेन, हुँ, करेक्ट। हुँ, वो सब मुझे वहां से मिला, मेरे खरीदने की मेरे पास तो ताकत ही नहीं थी ये सारी चीजें, तो उन लोगों ने मुझे गिफ्ट दे दी। एनीवे, तो वो एक छपा, उसके बाद में फिर दुकान खुल गई और एक के बाद एक कार्टून बनाता चला गया मैं। सर सो सर ये सॉरी टू क्या इंटरप्ट, एज अगर रही होगी आपकी? हुँ, ये जो किस्सा जो है वो करीबन 7 साल के आसपास का है, छह सर सात वॉव! साल मैंने कहा सर मैं सर स्काउट में था, सीटी लगा कर गया था। और ज़बरदस्त। उसके बाद में फिर मैंने काफी प्रैक्टिस की, क्योंकि मुझे ग्रामर समझ में आ गया था कार्टून बनाने का। फिगर हो तो कैसा हो, इतना लंबा सर बनाएंगे तो फिर बॉडी कितना हुँ, होना बॉडी चाहिए, पैर एनाटॉमी आपने पकड़ हाँ, ली। एनाटॉमी, वो हुँ। सब समझ में आने लगा। बोलिए, अब कुछ कह रहे थे आप। नहीं, सर मैं ये कह रहा था, मतलब इस 7-8 इयर्स की एज में टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश हो जाना, मतलब इट्स एन अचीवमेंट एट दैट टाइम, मतलब हम लोग तो ये अपनी स्कूल डायरी में भी पब्लिश नहीं हो पाए सर इस उम्र में। आप आप सीधा टाइम्स ऑफ इंडिया पहुँच गए। थैंक्स टू खरी कमाई डे। जी, उस दिन बिल्कुल, मैं, बिल्कुल। हाँ, मुझे कमाई तो पैसे मिले नहीं, लेकिन हुँ, जिन जिन लोगों ने, जो मेरे साथी लोग थे, बच्चे लोग, कोई ये हैंडीक्राफ्ट में फ्लावर बना के बेचने बैठ गया था, कोई बूट हुँ, पॉलिश करने बैठ गया था कहीं से ब्रश लेकर और एक डिबिया लेकर। और लोग भी हमको मोटिवेट करते थे, सबको। लेकिन मेरे लिए वो सारा समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने कहा ये मैं बना सकता हूँ, तो हुँ, व्हाई नॉट हुँ। ट्राई टू सेल इट। तो सर ये तो आपने बता दिया कि ये तो बेसिकली आपकी लगन और परिश्रम था कि आप खुद से ही सीख गए कार्टून बनाना। बट इसके बाद फिर आपने कुछ ट्राई किया कि एक प्रॉपर एजुकेशन इसमें ली जाए या फिर आप अपने जो सेल्फ टॉट आपकी स्किल्स थी उसी को इम्प्रूव करते गए? तो उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं? मैंने कहा ना कि मेरी रग रग में आर्ट दौड़ रहा था, और मेरी एम्बिशन जो थी सिर्फ एक ही थी, बम्बई की जे कॉलेज ऑफ आर्ट, उसमें भर्ती हुँ, होना। तो स्काउटिंग और ये सब जब 10th तक आया, हुँ, हुँ। तब 10th, जब आज 12th है इंडिया में, तब हाई वहाँ स्कूल। 10th था। हुँ, हाँ, करेक्ट। उसको हुँ, हम एसएससी कहते थे। यस यस। एसएससी। हुँ, हुँ। हाँ, तो एसएससी के बाद मुझे वहाँ जाना था, और मुझे मेरे 3 गाइड थे। दे वर 3 मस्केटियर्स, ऑलवेज रेडी टू हेल्प मी, गाइड मी। तो उन्होंने मुझे वहाँ भेजा कि जे में जाओ, वो ही तुम्हारी सही जगह है। अब वहाँ मैं एडमिशन के लिए गया, तो पता चला कि काफ़ी एक्सपेंसिव है एडमिशन, हुँ, यानी हुँ। इकोनॉमिकली इट वाज नॉट वायबल। तो मैंने, मेरे दोस्त लोग जो थे,
कई बड़े बहुत हो चुके थे, कई लोगों को जॉब मिल चुकी थी, कहीं ना कहीं चिप लगे हुए थे। तो मैंने उन लोगों से कहा कि भैया मुझे जे ज्वाइन करना है और मंथली इतना पैसा चाहिए, मैं क्या करूं? मेरी फैमिली की हालत तो सब जानते हैं। तो अब आप बताइए कि मैं कोई नौकरी मिल सकती है मुझे? नौकरी मिलेगी तो मैं ज्वाइन कर पाऊंगा। तो लोगों ने कहा, बच्चों ने कहा कि अरे तू नौकरी करेगा तो फिर कॉलेज कब जाएगा? ये बात भी सही थी। तो उसमें एक बंदा जो था वो फिल्म इंडस्ट्री में, आज जो बॉलीवुड कह रहे हैं हम, तब फिल्म इंडस्ट्री कहते थे, वहां वो चीफ असिस्टेंट बन गया था। और उसने सुझाव दिया कि भाई अभी तुम एक काम करो, तुम मेरे असिस्टेंट बन जाओ, मेरे अंडर में 3 असिस्टेंट है, यू विल बी द 4th असिस्टेंट। तो मैंने कहा मुझे क्या करना होगा? तो बोले वो भूल जाओ, तुम्हें महीने में 2 दिन छुट्टी लेनी पड़ेगी कॉलेज से, सिर्फ 2 दिन। मैंने कहा 2 दिन यानी बाकी का 28 दिन काम कुछ करना नहीं है? तो बोले अब शूटिंग हमारी जो है, अच्छा उस दौर की हीरो हीरोइन की डेट जो है महीने में बड़ी मुश्किल से 1 या 2 मिलती थी, 2 दिन। तो जब शूटिंग आएगी तब आप बुला लेंगे, तो 2 दिन के लिए तुम आ जाना। ये आपको पता होगा, मुगले आजम और ये जो फिल्में, पाकिज़ा और 15 साल, और ये क्यों लगे इतने 14 साल लंबा लग गए। समय? हाँ। हाँ, तो सबके काफी लंबे समय है। हम्म। अब मेरी समझ में आया कि भाई ये बेस्ट है कि मैं वहां भर्ती हो जाऊं। शक्ति सामंत की फिल्म थी सिंगापुर, पहली फिल्म जो मैंने एज एन 4th असिस्टेंट का मतलब ये कि सेट में झाड़ू मारो, टुकड़ा लगाओ पानी का, और जाले वाले मकड़ी के जो भी कुछ है, हीरो हीरोइन के सैंडल चमकाओ, ये सारे काम जो है, जो करीब करीब मेरी अम्मी किया करती थी, घर घर जाकर सफाई जो करती थी, वो काम मुझे यहाँ मिला था। मैंने कहा नो प्रॉब्लम, मुझे पैसे तो मिल रहे हैं, मैं जे में भर्ती तो हो गया हूँ। ये सब इस तरह सब चल रहा था। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं। आई होप टाइम है आप लोगों के पास। हाँ सर, हमारे पास टाइम ही टाइम है। टाइम वेरी गुड। तो टाइम बड़ा है सर, मजा लेकिन आएगा। हम लोग आई थिंक कुछ जो मेन पॉइंट्स है ना उनके ऊपर ज्यादा मैं फोकस करके बात करना चाहेंगे। तो हाँ, आप खत्म फिनिश कर लीजिए ये, फिर उसके बाद हम या हमारे जो सवाल है उनके ऊपर भी चलते हैं। चले, ये सारे इंटर रिलेटेड है। जी जैसे जी मैंने जी, कहा कि बिल्कुल। कार्टून कैसे पहले बेचा, तो हाँ स्काउट हाँ। से शुरुआत है, तो मुझे स्काउट का लेना पड़ा। बट आई कैन मेक ट्रिम इट, एडिट इट, क्योंकि मैं एडिटिंग भी सीख गया हूँ। नहीं नहीं सर, हमें काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, बताइए। बट मैं चाहता हूँ कि जब आपका वो इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाए तो मेरे दोस्तों के पास जो सवाल है वो हम पूछ पाए। अरे बड़े इंटरेस्टिंग है अभी तो यार, आप लोग उछल पड़ेंगे ऐसे ऐसे इंसिडेंट है। ये तो पहली बार कोई सुनने वाला विदेशी मिला। अभी हाँ, तो मैं कहाँ लिंक दिमाग से, हाँ मैं फिल्म वहाँ फिल्म फिल्म इंडस्ट्री में, में। हाँ सफाई करना, ये करना। और बीच में काफी टाइम भी मिल जाता था 2 शॉट के बीच में। अब एक शॉट लगाया है तो उसमें लाइटिंग बदलती है, ये होता है, वो होता है, सारी सफाइयाँ होती है, ड्रेस चेंज होता है, तो 1-2 घंटे मिल जाते हैं। तो उन 2 घंटों में मैं स्टूडियो के बाहर खुले में बैठकर किताबें पढ़ता था। और मैंने शरद बाबू की पहली किताब पढ़ी थी, शरद बाबू की चरित्रहीन। यस और सर। पढ़ते हुए मुझे लगा ये तो मैं भी लिख सकता हूँ। ये मेरी फितरत रही। वो कार्टून देखा तो मुझे लगा ये तो मैं भी कर सकता हूँ। यहाँ भी लगा सर ये तो तो मैं भी। हाँ जी तो बोलो। आप पॉडकास्ट तो स्टार्ट नहीं करने वाले इस पॉडकास्ट के बाद? अब ये इंटर रिलेटेड लिटरेचर से है। एनीवे जी जी जी। एनीवे तब मेरी एक कहानी मैंने लिखी थी, कहीं छपी भी थी। अच्छा, अब उस दिन, अच्छा ये कुछ दूसरी फिल्म थी, सेकंड फिल्म थी मेरी, जिसमें हीरोइन सुप्रिया चौधरी थी, बंगाल की।
और हीरो जो था धर्मेंद्र था, ये नया नया आया था, ये शायद उसकी पहली या दूसरी फिल्म थी। और सुप्रिया बैठी हुई थी, मैं झाड़ू पोछा मार रहा था सेट पर, मारते मारते मैं उसके पास आया, सुप्रिया की कुर्सी के नीचे सफाई करने गया। अरे सफाई बाद में करना, मेरे सैंडल लेकर आओ। जैसा ऑर्डर दिया मैंने झाड़ू वहीं फेंका, दौड़ता हुआ मेकअप रूम में गया, सैंडल लेकर आया। तो कहने लगी अरे मेरा मुंह क्या देख रहे हो, पहनाओ पैर में। बड़ी कॉमेडी ले रही। तो मैंने धड़ाधड़ पहना दिया। अब फिर मैं उसका मुंह देखा कि सेकंड ऑर्डर के नेक्स्ट ऑर्डर क्या है, तो बोले अब ये भी कहना पड़ेगा कि पॉलिश करो। तो फिर मैंने ब्रश निकाला, साथ में आया था, वो ब्रश से उसके शूज पॉलिश किए। पॉलिश कर रहा था तब सुप्रिया की बगल में एक जूनियर आर्टिस्ट बैठी हुई थी जो मदर का रोल कर रही थी। फिल्म का नाम था बेगाना, और सदाशिव राव कवि उसके डायरेक्टर थे। तो वो जो थी जूनियर आर्टिस्ट, वो कुछ कहानी पढ़ रही थी, कहानी कंप्लीट की और उछल पड़ी। वो उसने सुप्रिया से कहा यार बहुत बढ़िया कहानी पढ़ी है मैंने। तो सुप्रिया ने कहा, वो बंगाल से आई थी, कलकत्ता से, उसने कहा हाँ होगी रमीन बाबू की या शरद बाबू की, यार उससे बढ़कर कोई राइटर इंडिया में है ही नहीं। तो उसने कहा नहीं नहीं ये कोई नया नाम है, आबिद सुरती। वो उछल पड़ी एकदम से, पैर खींच लिए, अरे ये तो यही है। सर कौन सी कहानी थी ये, कुछ आइडिया, डू यू रिमेम्बर? एक ही घर हिंदी में छपी थी, गुजराती में भी छपी थी, और वो धर्मयुग में छपी थी। अच्छा अभी अब मजे की बात देखिए। अब ये बात फैल गई चारों तरफ, जो सेटिंग में जो लोग थे वो सब बड़े गौर से मुझे देखने आने लगे। और डायरेक्टर ने आके कहा अब आपको ये काम करने की जरूरत नहीं, सदाशिव राव कवि, अब काम करने की जरूरत नहीं, तुम इतने बढ़िया राइटर हो, तो कल से तुम हीरोइन के साथ में रहोगे 5 स्टार सन एंड सैंड क्या होटल में। सर क्या बात है। कॉन्ट्रास्ट देखिए, कहा फुटपाथ पर सो रहा हो चप्पल, हाँ और 5 स्टार में सीधा। तुम सीधा बोले 5 उसको स्टार। सेट पर आने से पहले डायलॉग तैयार करवाओ, उसके जबानी बोलने का लहजा, ये वो टोन सब तुम्हें देखना है, तैयार हो जाए तो सेट पर लेकर आओ और तुम्हें वही रहना है। अब ये तो बड़ी मुसीबत हो गई मेरे लिए। मुसीबत इसलिए हो गई कि सुप्रिया चौधरी वॉज ए सेक्स बॉम्ब और मैं पक्का मुसलमान। ये कॉन्ट्रास्ट जो था कि उसके सामने खड़े होते हुए मैं तौबा तौबा कर लेता था। वो भी बड़ी परेशान के पागल है क्या। तो मैं जरा डायलॉग याद करवाने बोला, ये डायलॉग बोला, मैं एक डायलॉग बोला, अब बोलिए आप भी बोलिए दूसरा डायलॉग। तो मेरा चेहरा उठाती थी ये, सामने देख क्या मैं तुझे खा जाऊंगी। अब सामने देखता था तो उसकी हाइट थी और सीधी ब्रेस्ट पर नजर जाती थी, फिर तौबा तौबा कर लेता था। मैं पक्का मुसलमान था मैं। समझे? तो ये कॉमेडी जब मारती थी, साले कल तू डायरेक्टर बनेगा और तेरे अंडर में 50 लड़कियां काम करेगी, तो 50 के साथ तौबा तौबा करता रहेगा। खबरदार जो सर झुका है तो 2 झापड़ मारूंगी, विथ ऑल लव एंड रिस्पेक्ट। आज